जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज आपका जीके जीएस और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 50 चलेगा। और साथियों, इससे पहले सब्जेक्ट वाइज में जितना भी क्लास हुआ है, अगर आपका छूटा हुआ है या फिर रात 8 बजे की क्लास में जो 50 प्रैक्टिस सेट हुआ है, इसमें से कोई छूटा हुआ है तो ये सब आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस के बैच में। बैच आपको कहाँ पर मिलेगा तो क्लास में बता देंगे, सुन लीजिएगा, ठीक है। और ये जो क्लास है बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों इस क्लास को देख सकते हैं। क्लास का समय है 8 बजे से। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चाइना भारत या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, ये आपका क्लास का टाइमिंग है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो सर क्रिक विवाद की बात करें, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ है, जो कि 1947 में खींचा गया था। चाइना और भारत के बीच में कौन सा लाइन है? तो मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन है, जो कि 1914 में खींचा गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो कि दोनों देशों को अलग करता है? तो अराकान योमा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अराकान योमा की बात करें, ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर आपसे पूछे 17वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य में है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है 17वीं समानांतर रेखा। 38वीं की बात करें, 38वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य में है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में है 38वीं रेखा। 49वीं रेखा की बात करें, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है 49वीं रेखा। पाक जलडमरू मध्य की बात करें, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। मैगिनॉट रेखा की बात करें, मैगिनॉट रेखा की बात करें, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा की बात करें, हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो साथियों, ये जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं, बस आपको केवल ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ आपको लिखकर नोट्स में दे देंगे। और साथियों, अगर आपको बिल्कुल इसी प्रकार से सब्जेक्ट वाइज क्लास करना है और क्लास का जो PDF है आंसर के साथ में आपको चाहिए, प्लस जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा आपको लिखा हुआ नोट्स में चाहिए। और साथ में अगर आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए बिहार पुलिस का पिछले 12-13 साल का 1 लाइनर फॉर्म में, लुसेंट का 1 लाइनर जीके चाहिए, स्पीडी का चाहिए 1 लाइनर फॉर्म में, तो ये सब कुछ आपको बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। इस बैच में और क्या क्या मिलेगा वो क्लास के लास्ट में हम आपको बता देंगे। जिनको देखना है क्लास के लास्ट में आप लोग वीडियो को स्किप करके इस बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी पूछना हो तो इस पर मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए, बाद में बताएंगे कैसे क्लास को ज्वाइन करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, नांगल किसके लिए जाना जाता है? जिनको क्लास के बारे में जानकारी है, जिन्होंने क्लास को ले रखा है, उनके लिए अच्छी बात है। और जिनको नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में इसके बारे में बताने वाले हैं। तो नांगल किसके लिए जाना जाता है? याद रखिएगा, उर्वरक के लिए जाना जाता है नांगल। किसके लिए? उर्वरक के लिए जाना जाता है। खेतड़ी पूछा जाता है, जो कि राजस्थान में खेतड़ी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है ये आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे तेल परिशोधन की बात करें, तो भारत में पहली बार तेल कहाँ पर निकाला गया था? तो 1901 में निकाला गया था, असम के डिगबोई में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में
लिंगानुपात सर्वाधिक रहा था? इस क्वेश्चन पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जनगणना 2011 से हमेशा बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका शाम 7:30 बजे पॉलिटी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। पीछे आपका ज्योग्राफी में भी 4-5 क्लास हो चुका है, साइंस में भी लगभग 10-11 क्लास हो चुका है। और अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ हो, ठीक है, कोई भी क्लास छूटा है, तो पीछे जो हमने बैच बताया और आगे आपको बताने वाले हैं, सब क्लास वहाँ पर मिल जाएगा। PDF आंसर के साथ में क्वेश्चन बैंक, वन लाइनर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 के लिए सबसे पहले आंसर हो जाएगा केरल। तो ऑप्शन में तो केरल है नहीं, तो केरल की बात करें तो केरल में लिंगानुपात कितना है, तो पूछा जाता है 1084, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में, जो कि सबसे अधिक है। तो केरल के बाद आता है आपका तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है, तो 996, ठीक है, 996। अब चलिए अपना बिहार की बात कर लेते हैं। तो बिहार पुलिस है, तो बिहार के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो गोपालगंज। गोपालगंज, बस केवल ध्यान से सुनना है, बाकी सब कुछ लिख कर दे देंगे। यहाँ पर कितना है, तो 1021। पूरा देश में मात्र गोपालगंज ही ऐसा जिला है बिहार का, ठीक है। बिहार का एकमात्र जिला गोपालगंज है, जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1021 है, ध्यान रखिएगा। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले हम, कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो पुदुचेरी। कहाँ पर है, पुदुचेरी। पुदुचेरी में लिंगानुपात सबसे क्या है, अधिक है। अच्छा, लिंगानुपात में सबसे कम कहाँ पर है, तो हरियाणा। राज्य में पूछे कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है, हरियाणा। कितना है, तो 879 है। और बिहार में पूछे सबसे कम लिंगानुपात, तो मुंगेर। बिहार में सबसे अधिक पूछे तो गोपालगंज, सबसे कम पूछे तो मुंगेर है। कितना है, 876 है। आंकड़ा आपको केवल अपना राज्य का याद रखना है, मुंगेर, गोपालगंज, ठीक है। अब चलिए साक्षर की बात कर लेते हैं। चलिए लिंगानुपात में भारत का लिंगानुपात जान लीजिए कितना है, तो 943, ठीक है। भारत का लिंगानुपात की पूछे कितना है, 943। बिहार का लिंगानुपात पूछे तो 918। इसको रट लीजिए, ये बार बार एग्जाम में आता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। अब चलिए क्वेश्चन और बनता है कि बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो नोट कीजिए रोहतास। बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला है रोहतास, और सबसे कम में पूछे तो पूर्णिया। लेकिन लिंगानुपात में सबसे अधिक गोपालगंज है और सबसे कम में मुंगेर है। साक्षर में सबसे अधिक रोहतास है, सबसे कम में है पूर्णिया। केंद्र शासित प्रदेश में साक्षर सबसे अधिक कहाँ पर है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? साथियों, अगर आपको 2025 में 100% सिलेक्शन लेना है तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने बैच को ले रखा है और अपनी तैयारी में लग चुके हैं, तो आप पीछे मत रहिए, जमकर तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर वैकेंसी आ जाएगा तो इसका एग्जाम डेट भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। जिस प्रकार बिहार SI का आपने देखा होगा 305 पदों पर जो निकला है, एग्जाम डेट भी इसका आ चुका है, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। अब यहाँ से भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो धैर्य से ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले लूसी की बात करें, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट है, और ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक और है क्राकाटोआ, ठीक है, क्राकोटोआ या क्राकाटोआ कुछ ऐसे बोला जाता है। क्राकोटोआ ज्वालामुखी, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन द्वीप। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी पूछे, नारकोंडम। कौन सा है, नारकोंडम। अच्छा, विश्व का पूछे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो किलायू। नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप बिहार दरोगा एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे अधिक ये सब आता है। तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछे किलायू, जो कि कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर है।
तो अगर आपसे पूछे कि बताइए जी किलायु ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो हवाई द्वीप पर, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। कहाँ पर है, इक्वाडोर में। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो मोनोलोआ या फिर मोनोलाओ, मोनोलाओ ज्वालामुखी विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी हवाई द्वीप पर है। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, वो भी हवाई द्वीप पर है। अच्छा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली में। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान में। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, म्यांमार में। तो ज्वालामुखी से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमने आपको बताया सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पूरा आपको लिखकर नोट्स में हम दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 5। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किनका है। यानी कि प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, ये न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा, तो याद रखिएगा आर.सी. मजूमदार ने। अच्छा, 1857 की क्रांति जो है ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है, तो वी.डी. सावरकर का। वी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है। वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था। और यकीन मानिए जिस तरह से हम आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग सही से पढ़ लेते हैं तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपसे एग्जाम में छूट जाए। इसलिए डिटेल में पढ़िए, जो भी क्लास कीजिए डिटेल में पढ़िए, ठीक है। तो वह कौन था जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया, आंसर है रास बिहारी बोस ने, ठीक है। घोष नहीं है, देख लीजिए सही से, रास बिहारी बोस ने। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना कब आगमन हुआ था। और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसी के नीचे यहाँ पर आंसर मिलेगा, जस्ट नीचे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ था 1921 में। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। चलिए आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। चलिए आंसर है सरोजनी नायडू ने। अच्छा, गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था कब हुआ था, डेट पूछा जाता है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। अमेरिकी स्वातंत्र्य संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था। याद रखिएगा कार्नवालिस। और कार्नवालिस से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने 1793 में क्या किया था, इसने अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें, भारत का प्रथम वायसराय था, ये हम आपको कल बता चुके हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, ये पूरा डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ये देखिए 50 नंबर प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले टोटल 49 सेट हुआ है। अगर आपका कोई भी सेट छूटा हुआ है तो बैच को ज्वाइन कीजिए, आपको पूरा क्लास मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। क्लास भी मिलेगा, क्लास का पीडीएफ भी आंसर के साथ मिलेगा। तो संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है, तो न्यायिक समीक्षा यानी न्याय करने का अधिकार ये भी लिया है, मौलिक अधिकार ये भी लिया है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों ही अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार की बात करें हम,
किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके इनमें से कौन नहीं है? नागरिकता की बात करें यानी सिटीजनशिप, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में। तो 1955 के नागरिकता अनुसार जन्म से भी नागरिकता प्राप्त हो सकता है, वंशानुगत भी, देशीकरण से भी। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो पॉलिटी क्लास में कल भी हमने बताया था, आज भी हमने आपको बताया है कि राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में मिलता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, आर्टिकल 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में है कि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में 53 में बताया गया है। आर्टिकल 54 में क्या है? तो निर्वाचन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 54 में। ठीक है, आर्टिकल 55 में क्या है? तो निर्वाचन जो रीति है वो आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। आर्टिकल 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति का शपथ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं हैं? तो 52, 53, 54, 55 हमने बता दिया। ठीक है, 56 भी बता दिया कार्यकाल है। 57 में क्या है? इसमें पुनर्निर्वाचन है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। आर्टिकल 57 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है 57। 60 में राष्ट्रपति शपथ है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है। 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो यहाँ पर बोला गया है कि देखिए, अगर संविधान का कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि अगर मत बराबर हो जाता है तो इस दशा में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत दे सकता है। तो इसके बारे में आर्टिकल नंबर 100 में बताया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, योजना आयोग हो गया। हालांकि योजना आयोग के स्थान पर अभी नीति आयोग है। नीति आयोग, इन सभी का जो अध्यक्ष होता है स्वयं प्रधानमंत्री होता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? ये सब तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? सुचेता कृपलानी। और सरोजिनी नायडू कौन बनी थी? राज्यपाल। ठीक है, पूरे देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। ठीक है, और सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया? ये तो सभी को पता है, बलवंत राय मेहता समिति। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये कहा था बलवंत राय मेहता समिति। इसका गठन हुआ था 1957 में। पंचायती राज जो है किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है, यानी 29 विषय पर पंचायती राज कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कल जब हमने पॉलिटी क्लास स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया था
क्या डिस्कशन किया था, आइए आपको बताते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, संविधान में जो 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकता है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, तो कल हमने बताया था 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किया गया था। कौन कौन सा विषय था? तो कौन कौन सा विषय था? पहला था शिक्षा, दूसरा मापतौल, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण, चौथा वन, पांचवा वन्यजीव। ये 5 विषयों को राज्य से निकालकर समवर्ती सूची में किया गया। इसका मतलब अब 5 विषयों पर दोनों कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों। लेकिन दोनों में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो केंद्र का कानून क्या होता है, वो मजबूत माना जाता है। केंद्र का जो कानून है उसको मान्यता दी जाती है। तो वन आपका किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची, ये गलत है। शेयर बाजार आपका आता है किस में? ये आता है आपका संघ सूची में, समवर्ती में नहीं। तो बी ऑप्शन ही आपका गलत है। बाकी डाकघर, बचत बैंक, संघीय सूची, ये सभी आपका सही आंसर है। फॉन एक स्थानीय पवन है। तो आंसर इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? लास्ट में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन चाइना करता है। कौन करता है? चाइना। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। कौन करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन सबसे अधिक कोयला कहाँ पर है? झारखंड में। भंडारण में पूछे सबसे नंबर 1 है झारखंड, लेकिन उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। अच्छा, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। आंसर है अपना भारत। पूरे एशिया में पहला नंबर 1 भारत है, जो कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश बने थे भारत। लेकिन विश्व में पूछे तो विश्व में चौथा स्थान पर भारत आता है। ठीक है। अच्छा, जब भारत ने कब मंगल की परिक्रमा कक्षा में सैटेलाइट को लॉन्च किया था, भेजा था? 2013 में। 2013 में। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? ये तो हम आपको कई बार बता चुके, एडवर्ड जेनर ने। दुनिया का पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। ठीक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, एडवर्ड जेनर की बात करें, एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक बोला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं इम्यूनोलॉजी। तो अगर आपसे पूछे इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे। अंडाशय। ठीक है। इसका जो PDF देंगे आंसर के साथ में लिखा हुआ, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा डेली। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया था, तो उसी की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? तो यह है आलम आरा। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है मनमोहन सिंह। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। 1991 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जिसका नाम क्या था?
देखिए विजय भाटकर की बात करें, इन्होंने 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था। कब? 1991 में। और उस कंप्यूटर का नाम है परम 8000। ठीक है। फिर विजय भाटकर ने 1998 में दूसरा सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, उसका नाम था परम 10,000। ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा आपका परम 8000। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा हुआ है? आंसर है मुक्केबाजी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? मणिपुर में है। किस झील में है? लोकटक झील में। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंसर है असम। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा है? इसका आंसर है नौका दौड़ के साथ में। अब यहाँ से 5 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से देखते हैं। आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आमरण शब्द हो गया, आजन्म हो गया, आजीवन हो गया, इन सभी में आ उपसर्ग होता है। विस्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए विस्मरण मतलब होता है भूलना, इसका उल्टा क्या होगा? याद रखना, निस्मरण। चलिए आगे बताइए। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आता है और पिछले बार भी आया था। इसका होगा तद प्लस पुरुष, यहाँ पे द होगा, त नहीं होगा, इसको सही से देख लीजिए। अष्टावक्र कहानी के अनुसार अष्टावक्र क्या बेचा करता था? तो आपने कहानी पढ़ा होगा, अष्टावक्र चाट बेचा करता था। ठीक है। जिसका कुछ क्षणों में ही नाश हो जाए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो जिसका कुछ क्षणों में ही नाश होता है उसको कहा जाता है क्षणभंगुर। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब चलिए आपको कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आइए आपको बताते हैं। जिनको पता है आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हैं और जिनको नहीं पता है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसको प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में जो फर्स्ट वाला बैच है ये बिहार पुलिस का बैच है। यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पर बाय नाउ करके आप लोग इस बैच को परचेज कर सकते हैं। जैसे परचेज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा? तो डेली जो 8 बजे क्लास होता है उसका PDF आंसर के साथ में मिल जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जैसे ये सब हो गया, ये सब आपको बूस्टर GK में मिल जाएगा नोट्स के रूप में। टोटल हमने 23 नोट्स वहाँ पर डाल रखा है। ये सबसे काम का चीज़ है, शॉर्ट नोट्स। यहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा पिछले 13-14 साल का 1 लाइनर फॉर्म में। लूसेंट का भी मिल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का 1 लाइनर फॉर्म में, स्पीडी का भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। और बहुत ही कम फी में ये सब आपको मिल रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर है तो आप लोग देर मत कीजिए, अभी भी समय है। आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी क्लास छूटा हुआ है इस बैच में आपको सब क्लास, ठीक है, सब क्लास मिल जाएगा। सभी क्लास का PDF टोटल चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा।